गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिस्कस किया था। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज बात करते हैं हम कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और क्या क्या चीजें होती हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिनमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा, 3 स्टेप्स कॉमन होते हैं। पहला स्टेप है प्री फर्टिलाइजेशन स्टेप, दूसरा फर्टिलाइजेशन स्टेप, और तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेप। 3 स्टेप कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सब में कॉमन तीनों स्टेप्स पाए गए। सबसे पहले बात करें प्री फर्टिलाइजेशन स्टेप की। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले का। तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या प्रोसेस हो रही होंगी? पहली चीज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटो मतलब गैमिट्स, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, मतलब कि गैमिट्स का फॉर्मेशन। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बेसिकली है क्या, रोल मेजरली कौन प्ले कर रहा है? गैमिट्स ही तो प्ले कर रहे हैं। गैमिट्स नहीं होंगे तो फ्यूजन किसका होगा, और फ्यूजन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? तो फर्टिलाइजेशन से पहले का स्टेप प्री फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में हमें समझना चाहिए कि गैमेटोजेनेसिस तो होगा ही, क्योंकि बिना गैमिट फॉर्मेशन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक, अब गैमेटोजेनेसिस से जो गैमिट्स बनते हैं, तो गैमिट्स पहले ही बताया था क्या होते हैं गैमिट्स। सारे के सारे गैमिट्स हैप्लॉइड होते हैं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, पहली चीज। दूसरा, ये जो गैमिट्स हैं इनको सेक्स सेल्स भी बोलते हैं, ये भी बताया गया, सेक्स सेल्स। और तीसरी चीज, इन गैमिट्स में कंडीशन 2 तरह की हो सकती है। पहली कंडीशन, या तो जो गैमिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, आइडेंटिकल, या गैमिट्स कैसे हो, नॉन आइडेंटिकल। ये क्या बला है? ये बला है कि आइडेंटिकल गैमिट्स का मतलब होता है कि मेल और फीमेल गैमिट को आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते कि कौन सा गैमिट मेल है और कौन सा गैमिट फीमेल है। दोनों तरह के गैमिट्स मॉर्फोलॉजिकली मतलब देखने में भी एक से होंगे, और बिहेवियर या उनकी फिजियोलॉजी वो भी बिल्कुल एक जैसी होगी, आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे। बस ये एज्यूम कर लिया जाता है कि वन ऑफ द गैमिट इज एक्टिंग एज मेल गैमिट व्हाइल द अनदर वन इज एक्टिंग एज फीमेल गैमिट। केवल एज्यूम किया जाता है, आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते। बिल्कुल एक से गैमिट्स होते हैं, ऐसे गैमिट्स को बोलते हैं आइसोगैमिट्स। भाई नॉन आइडेंटिकल गैमिट्स में क्या है कि नॉन आइडेंटिकल गैमिट्स में आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा गैमिट मेल है और कौन सा गैमिट फीमेल है। तो इस तरह के गैमिट्स आपस में एक जैसे नहीं होते। मेल गैमिट अलग दिखाई देगा और फीमेल गैमिट अलग दिखाई देगा। मॉर्फोलॉजिकली भी अलग हो सकते हैं और फिजियोलॉजिकली या बिहेवियरली भी अलग अलग हो सकते हैं। तो थोड़ा इनके बारे में डिटेल्स थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन जरूरी है। ये जो गैमिट्स का क्लासिफिकेशन है, इसको अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज हम गैमिट्स के क्लासिफिकेशन में जो पढ़ते हैं वो चीज होती है आइसोगेमी। आइसोगेमी उस कंडीशन को कहते हैं व्हेन मेल and female gametes are identical
morphologically as well as फिजियोलॉजिकली का मतलब बिहेवियरली, उनका बिहेवियर भी बिल्कुल एक जैसा हो। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें मान लो एक मेल गैमीट ये है, मेल गैमीट नहीं, हम इसमें डिस्टिंक्शन ही नहीं इसमें एस्टेब्लिश कर सकते कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। एक गैमीट ये है और दूसरा गैमीट ये है। देखो ये मैंने ऐसे बनाया, ये देखो सिंबल को समझना पड़ेगा, मैंने इस तरह से बनाया है ना। ये क्या दिखाया है, डॉट, ये न्यूक्लियस दिखाया है, ये सेल दिखाई है। तो गैमीट क्या होता है, एक सिंगल सेल ही तो होती है। तो देखो ये मैंने एक सिंगल सेल बना दी, ये न्यूक्लियस बना दिया। दूसरा गैमीट भी क्या है, एक सिंगल सेल बना दी और एक न्यूक्लियस बना दिया। इनका साइज बिल्कुल एक सा है और दोनों के दोनों कैसे हैं, नॉन मोटाइल। अब नॉन मोटाइल में क्यों बोल रहा हूं, देखो कोई भी मोटिलिटी से रिलेटेड स्ट्रक्चर जैसे कि फ्लैजिला, सीलिया कुछ भी नहीं है। तो दोनों के दोनों कैसे हैं, नॉन मोटाइल। और साइज भी कैसा है, शेप भी कैसी है, बिल्कुल एक जैसी। मॉर्फोलॉजी में दोनों चीजें आएंगी, शेप साइज दोनों एक जैसे। फिजियोलॉजिकली देखा जाए, उनकी एक्टिविटी या बिहेवियर को देखा जाए, तब भी दोनों कैसे, एक से, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, नॉन मोटाइल। अब इसको बस एज्यूम किया जा सकता है, मान लो एज्यूम हमने कर लिया ये मेल और ये फीमेल, या इसको अपोजिट कर लो, इसे फीमेल मान लो, इसे मेल मान लो, किसी को कुछ भी मान सकते हैं। आइसोगैमी में ये कंडीशन हो जाएगी। दूसरी कंडीशन आइसोगैमी में क्या हो सकती है कि दोनों शेप और साइज में बिल्कुल एक जैसे हैं, शेप और साइज बिल्कुल एक जैसा, और दोनों के दोनों कैसे हैं, मोटाइल, इक्वली मोटाइल है। ऐसा भी नहीं है कि एक ज्यादा मोटाइल है एक कम है, दोनों बराबर मोटाइल है। ये कंडीशन भी किसमें आई, आइसोगैमी में। तो आइसोगैमी में इस तरह की कंडीशन भी हो सकती है, दोनों गैमीट्स शेप और साइज में एक जैसे और बिहेवियर या एक्टिविटी में एक जैसे। ये कंडीशन आ सकती है, शेप और साइज में भी एक जैसे और बिहेवियर या एक्टिविटी में भी एक जैसे। इधर टोटली नॉन मोटाइल, इधर दोनों टोटली मोटाइल, आइसोगैमी। अब जैसे ये वाली कंडीशन है ना, जैसे स्पाइरोगायरा, अगर आप देखो स्पाइरोगायरा एक ग्रीन एल्गा होता है, तो स्पाइरोगायरा में इस तरह के गैमीट्स होते हैं, दोनों गैमीट्स बिल्कुल एक जैसे होंगे, बिल्कुल नॉन मोटाइल होंगे, ठीक है ना। और ये जो इस वाली कंडीशन है, इसका जैसे क्लेमाइडोमोनास है, यूलोथ्रिक्स है, ठीक। नेक्स्ट है आइसोगैमी के बाद एनाइसोगैमी। हम गैमीट का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो दूसरा क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो उसमें आएगी चीज एनाइसोगैमी। मतलब नाम से ही पता लग रहा है, आइसोगैमी तो नहीं है, मतलब एक जैसे गैमीट्स तो नहीं होंगे। आइसो का मतलब एक जैसे तो नहीं होंगे, क्योंकि एनाइसोगैमी होगी। तो इसमें क्या कंडीशन होती है एनाइसोगैमी में, पहली चीज होती है मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी में भी हम सब टाइप देख रहे हैं, एनाइसोगैमी भी दो तरह की है, एक है मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी। तो मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी में क्या होता है कि एक होता है भैया गैमीट मेल गैमीट, और दूसरा गैमीट होता है फीमेल गैमीट। तो इनमें अब अंतर क्या है, दोनों में अंतर तो समझेंगे हम। मेल गैमीट कैसा होगा, स्मॉलर होगा, और लिख लेते हैं मेल गैमीट कैसा होगा, स्मॉलर एंड मोर मोटाइल। जबकि फीमेल कैसा होगा, लार्जर एंड लेस मोटाइल। देखो मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी में इन दोनों के साइज में डिफरेंस है, मेल गैमीट स्मॉलर है, फीमेल गैमीट लार्जर है। इसके साथ साथ मेल गैमीट कैसा है, मोटिलिटी इसकी ज्यादा है,
तेजी से स्विम करेगा, तेजी से मूव करेगा, जबकि फीमेल गैमेट कैसा है, लेस मोटाइल है, मूव तो कर सकता है लेकिन मेल गैमेट के तुलना में स्लोली मूव करेगा। इस तरह की कंडीशन क्या कहलाएगी, मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी। दूसरी तरह की एनाइसोगेमी होती है जिसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी। फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी। फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी में देखो कैसे होता है, ये रहा मेल गैमीट और ये रहा फीमेल गैमीट, मेल और फीमेल। भैया मॉर्फोलॉजिकली तो बिल्कुल एक जैसे हैं, मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल। देख के तो आप नहीं बता सकते, ऊपर ऊपर से शेप और साइज दोनों की बिल्कुल एक जैसी है। अंतर कहां है, अंतर है दोनों की एक्टिविटी में, दोनों के बिहेवियर में। क्या, ये जो मेल होगा इसकी मोटिलिटी ज्यादा होगी, किस वाले से, फीमेल वाले से। मेल गैमीट की जो मोटिलिटी है वो फीमेल गैमीट की मोटिलिटी से कैसी होगी, ज्यादा। मतलब मेल गैमीट ज्यादा तेजी से मूव कर सकता है लेकिन फीमेल गैमीट इसके कंपैरिजन में उतना फास्ट मूव नहीं कर सकता। तो यहां मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे हैं, बट एक्टिवली देखा जाए या बिहेवियरली देखा जाए या फिजियोलॉजिकली देखा जाए तो दोनों में डिफरेंस है। मतलब मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट। क्लियर। इसमें भी जैसे अगर एग्जांपल देखना है हमें एनाइसोगेमी का, अलग अलग याद नहीं करना है कि मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी किसमें या फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी किसमें। सिंपली आपको याद रखना है कि एनाइसोगेमी का एग्जांपल क्या है। तो एनाइसोगेमी के एग्जांपल में आप जैसे एक क्लेमाइडोमोनास को याद रख सकते हो। अभी कंफ्यूज हो जाओगे, आप कहोगे पीछे भी क्लेमाइडोमोनास बना है। भाई वो क्लेमाइडोमोनास जो था वो क्लेमाइडोमोनास की दूसरी स्पीशीज थी, ये क्लेमाइडोमोनास की दूसरी स्पीशीज है, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। एक एनाइसोगेमी का एग्जांपल लिखने को है तो क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। तीसरा, अब हम किसकी तरफ मूव करते हैं, आइसोगेमी पढ़ ली, एनाइसोगेमी पढ़ ली, अब ऊगेमी। ऊगेमी, ऊगेमी में कंडीशन कैसी है भाई, एक होगा मेल गैमी और एक होगा फीमेल गैमी। अब तो बहुत इजीली सबको समझ आ रहा होगा डायग्राम देख के, डायग्राम सब कुछ बता रहा है, चाहो तो लिख दो। मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली as well as physiologically different। देख लो। अब जब तुम इस वीडियो को देखोगे तो सोचोगे कि फिर जो मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी थी उसकी डेफिनेशन भी यही थी। मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी में मॉर्फोलॉजी में भी डिफरेंट थे दोनों गैमीट्स और फिजियोलॉजी में भी डिफरेंट थे दोनों गैमीट्स, लेकिन डिफरेंस है, ऊगेमी और मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी में डिफरेंस है। मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी में दोनों ही गैमीट्स मोटाइल थे। यहां एक और हम एक्सट्रीम कंडीशन पे पहुंच गए हैं, मेल गैमीट इज स्मॉलर एंड मोटाइल while फीमेल गैमीट इज लार्जर एंड स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब दैट कैन नॉट मूव, स्टेशनरी का मतलब जो मूव नहीं कर सकता, अपनी ही जगह पर रहे, वो स्टेशनरी। तो फीमेल गैमीट कैसा है, लार्ज एंड स्टेशनरी, मेल गैमीट इज स्मॉलर एंड मोटाइल। क्या हो गया, ऊगेमी। अब जैसे जितने भी रेड एलगी है ना,
रेड एल्गी हो गया। रेड एल्गी में ना ये ऊगैमी ही पाई जाती है। इसके अलावा जैसे कल मैं एक एग्जांपल पढ़ा रहा था कैरा का, कैरा को आप देखोगे कैरा में भी ये ऊगैमी पाई जाएगी। एक एक दो एग्जांपल ये याद करते हुए हमें चलना है। हाँ, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो क्लेमाइडोमोनास है इसमें तीनों तरह की कंडीशंस पाई जाती है। आइसोगैमी भी पाई जाएगी, अनाइसोगैमी भी पाई जाएगी और ऊगैमी भी पाई जाएगी। लेकिन क्लेमाइडोमोनास की स्पीशीज अलग अलग होंगी। किसी पर्टिकुलर स्पीशीज में आइसोगैमी होगी, किसी पर्टिकुलर में एनाइसोगैमी, जैसे क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में एनाइसोगैमी, और किसी पर्टिकुलर स्पीशीज में ऊगैमी भी। तो एक क्लेमाइडोमोनास ऐसा एग्जांपल है एल्गा का, ग्रीन एल्गा है ये, जिसमें तीनों तरह की कंडीशन पाई जाती है, आइसोगैमी भी, एनाइसोगैमी भी और ऊगैमी। तो ये गैमेट्स का सिंपली क्लासिफिकेशन था। अब हम मूव करते हैं कि गैमेटोजेनेसिस में होता क्या है। भाई गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स बनेंगे। अब गैमेट्स का बनना इस बात पर निर्भर करता है, इस बात पर डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनिज्म गैमेट्स बना रहा है वो हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है। मीन्स ये कोई ऑर्गेनिज्म है भाई, अब ये ऑर्गेनिज्म कैसा हो सकता है, हैप्लॉइड भी हो सकता है और डिप्लॉइड भी। हैप्लॉइड से मतलब जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूं फंजाई का, फंजाई कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। सम एल्गी, भाई एल्गी सारी हैप्लॉइड तो नहीं होती, कुछ एल्गी डिप्लॉइड भी होती है। तो मैंने कुछ एल्गी लिख ली क्योंकि कुछ एल्गी हैप्लॉइड भी होती है। ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स की जिंदगी में तो वैसे दो फेज पाए जाते हैं, एक स्पोरोफाइट फेज और एक गैमेटोफाइट फेज। लेकिन जो डोमिनेंट फेज है वो गैमेटोफाइट फेज होता है। और गैमेटोफाइट फेज कैसा होता है, हैप्लॉइड। तो ब्रायोफाइट्स इसीलिए हम इसको किस में रख रहे हैं, हैप्लॉइड, क्योंकि मेजोरिटी जो रोल प्ले किया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइट फेज है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और गैमेटोफाइट है कैसा, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड। तो जैसे ब्रायोफाइट्स को हम दे सकते हैं। और अगर डिप्लॉइड की बात करें तो भाई डिप्लॉइड में तो मोस्टली क्या है, मोस्टली एनिमल्स। अब एनिमल्स में भी कई सारे एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स को ले लो, डॉग, कैट, हाइड्रा और अर्थवॉर्म, कुछ भी ले सकते, ये सारे के सारे कैसे डिप्लॉइड है। या जिम्नोस्पर्म्स को ले सकते हो आप, या एंजियोस्पर्म्स को ले सकते हो, फ्लावरिंग प्लांट्स में, सब कैसे हैं डिप्लॉइड। तो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड भी हो सकते हैं, डिप्लॉइड भी। अब भैया बात ये है कि जो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी हैप्लॉइड है वो गैमेट्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि गैमेट्स के बारे में मैंने क्या बताया, गैमेट्स वो सेल्स हैं जो हैप्लॉइड हैं। इंडिविजुअल भी हैप्लॉइड, और उसको गैमेट्स कैसे बनाने हैं, हैप्लॉइड। क्या तरीका हो सकता है बनाने का, सिंपल एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है कि हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जब गैमेट्स बनाएंगे तो वो बनाएंगे माइटोसिस। और कोई तरीका है ही नहीं, क्योंकि माइटोसिस का मतलब है इक्वेशनल डिवीजन। जितने क्रोमोसोम के नंबर इस हैप्लॉइड पेरेंट की नॉर्मल सेल्स में हैं, उतने ही क्रोमोसोम के नंबर गैमेट्स में भी होने चाहिए। क्योंकि अगर तुमने हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में मायोसिस करा दी, मायोसिस, तो फिर क्रोमोसोम का नंबर तो फर्दर हाफ होगा। फिर कहां ले जाओगे प्लॉइडी को, हैप्लॉइड क्या हो गया, एन। अगर एन वाले में भी मायोसिस करा दी तो कहां n/2 लेके जाओगे। और होगा कैसे ये आधा आधा, क्योंकि मायोसिस में क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ इसीलिए होता है क्योंकि होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाते हैं। अब हैप्लॉइड में तो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर होता ही नहीं। ऑर्गेनिज्म अगर हैप्लॉइड है तो उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर बनेगा ही नहीं, सारे क्रोमोसोम सिंगल सिंगल होंगे। तो जो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी हैप्लॉइड है वहां तुम मायोसिस कर कैसे सकते हो, वहां मायोसिस तो होगी ही, वहां क्या होगा, सिंपली माइटोसिस। तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, और ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, माइटोसिस, और इससे क्या बना देगा,
gametes, and gametes are always haploid. दूसरी कंडीशन ये है कि भाई जो ऑर्गेनिज्म है वो डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड का मतलब उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी की सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर कैसा है, 2 है। यानी हर एक क्रोमोसोम डबल कॉपी में मौजूद है, हर क्रोमोसोम का होमोलोगस पार्टनर मौजूद है। जबकि गैमेट्स कैसे होते हैं, हमेशा हैप्लॉइड। ये ऑर्गेनिज्म जो कि ऑलरेडी डिप्लॉयड है वो गैमेट्स कैसे बनाएगा? तो सिंपल सी बात है, इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सी प्रोसेस करेंगे, मायोसिस की प्रोसेस में ही क्या होगा कि क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ। और इस तरह जो गैमेट्स बनेंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड। तो अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो वो माइटोसिस करके गैमेट्स बनाएगा, और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो वो मायोसिस करके ही गैमेट्स बनाएगा। ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट, अब गैमेट्स बन गए। गैमेट्स बनने के बाद गैमेट्स का ट्रांसफर होना जरूरी है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ रहे हैं हम। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में गैमेटोजेनेसिस हो गई। अब गैमेट्स जब बन चुके हैं तो गैमेट का ट्रांसफर होना जरूरी है। अगले ट्रांसफर का क्या मतलब, भाई ये रहा एक मेल ऑर्गेनिज्म और ये रहा एक फीमेल ऑर्गेनिज्म। मेल ऑर्गेनिज्म ने अपनी बॉडी में क्या बनाए, मेल गैमेट्स। फीमेल ऑर्गेनिज्म ने अपनी बॉडी में क्या बनाए, फीमेल गैमेट्स। अब इन दोनों गैमेट्स का पास पास आना जरूरी है ना, वरना ये दोनों गैमेट्स पास पास आपस में बिना आए एक दूसरे से फ्यूज कैसे करेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे कैसे? और जुड़ेंगे नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बेसिक पर्पस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो डिफीट हो जाएगा। गैमेट्स बन गए, फ्यूजन नहीं हुआ, क्या मतलब रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो इन गैमेट्स का एक दूसरे के पास आना जरूरी है। वो पास कैसे आते हैं, गैमेट ट्रांसफर की प्रोसेस। गैमेट ट्रांसफर, गैमेट्स का ट्रांसफर होना जरूरी है। अब गैमेट ट्रांसफर के लिए भैया क्या है, गैमेट ट्रांसफर में अगर ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स वैसे टोटली एक्वेटिक तो नहीं होते हैं, इन्हें बस पानी की जरूरत पड़ती है, किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। एक्वेटिक में जैसे हम कुछ एल्गी ले लें, ठीक, एल्गी के अलावा फिश ले लें, फिश के अलावा एम्फीबियंस ले लें, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अलावा ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स एक तरह के प्लांट्स हैं, रहते तो जमीन पे हैं ये प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इन्हें वाटर की जरूरत है। क्यों जरूरत है, क्योंकि वाटर एक मीडियम की तरह काम करता है जिसके जरिए मेल गैमीट्स स्विम करते हुए, इसके जरिए वाटर के थ्रू स्विम करते हुए कहां पहुंचते हैं, फीमेल गैमीट के पास। मेल गैमीट्स स्विम करते हुए फीमेल गैमीट के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि फीमेल गैमीट इनमें कैसे हैं, स्टेशनरी, और मेल गैमीट कैसे हैं, मोटाइल। तो इन सब के लिए क्या जरूरत है, वाटर की जरूरत है। अब वाटर की जरूरत है
ऐसे में क्या होगा कि लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। क्योंकि मेल गैमेट्स को फाइनली पहुंचना है फीमेल गैमेट के पास। ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो मेल गैमेट्स हैं वो एक लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि अगर एक या दो मेल गैमेट ही प्रोड्यूस हुए तो चांस तो ये बनेगा ना कम मेल गैमेट्स में कि वो मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक ना पहुंच पाए किसी भी तरीके से। तो इसी के ज्यादा से ज्यादा मेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसमें कि चांस ये बने कि एक या दो मेल गैमेट्स तो पहुंच सके फीमेल गैमेट के पास। इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट्स लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करूं, फ्लावरिंग प्लांट्स में जो गैमेट्स का ट्रांसफर है वो कैसे होगा? तो फ्लावरिंग प्लांट्स में हमेशा मेल गैमेट ही ट्रांसफर होगा। फीमेल गैमेट के पास कहां ट्रांसफर होगा? फीमेल गैमेट के पास। और ये जो मेल गैमेट्स हैं ये पाए कहां जाते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स में जो मेल गैमेट्स हैं वो पॉलन ग्रेन्स के अंदर पाए जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स के अंदर, इनसाइड पॉलन ग्रेन्स। मेल गैमेट कहां पाए जाते हैं? पॉलन ग्रेन्स के अंदर। अब मान लो मैं फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहा हूं कि कोई ऐसा प्लांट है जिसके फ्लावर कैसे हैं? जिसके फ्लावर हैं बाइसेक्सुअल। तो ऐसे में तो कोई दिक्कत नहीं है। पॉलन ग्रेन्स कहां मिलेंगे? एंथर लोब्स के अंदर। ये स्टेमन है ना, स्टेमन की जो ऊपर वाली दो थैली या सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है इनको क्या बोलते हैं? एंथर लोब्स। एंथर लोब में भरे हुए पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स इजीली कहां पहुंच जाएंगे? कहां पहुंच जाएंगे? ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? पिस्टिल या कार्पेल के ऊपर वाले पोर्शन को स्टिग्मा। स्टिग्मा पे जाकर पहुंच जाएंगे। और फिर पॉलन ग्रेन जब यहां स्टिग्मा पे आके बैठ जाएगा तब पॉलन ग्रेन में से निकलेगी एक पॉलन ट्यूब, जो कि पॉलन ग्रेन के अंदर मौजूद मेल गैमेट्स को कहां ले जाएगी? फीमेल गैमेट के पास। और फीमेल गैमेट कहां पाया जाएगा? ओवरी। ये फूला हुआ स्ट्रक्चर क्या है? ओवरी। कार्पेल का जो नीचे वाला फूला हुआ स्ट्रक्चर है वो ओवरी है। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या है? फीमेल गैमेट यानी एग। मेल गैमेट कहां है? पॉलन ग्रेन के अंदर। पॉलन ग्रेन आया कहां आ गया? स्टिग्मा के ऊपर। फिर पॉलन ग्रेन में से एक बनी, जैसे मैं एक बना के दिखा देता हूं। वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ये ओव्यूल है जो ओवरी से अटैच है, ओवरी की बॉल से। ये इतना स्ट्रक्चर ओवरी है फूला हुआ। पॉलन ग्रेन यहां आएगा, क्या पोर्शन है? ये स्टिग्मा। और फिर इसमें से एक पॉलन ट्यूब बनेगी। वो पॉलन ट्यूब कहां तक जाएगी? ओव्यूल के अंदर तक। क्यों बनी ये पॉलन ट्यूब? क्योंकि पॉलन ग्रेन के अंदर मौजूद है मेल गैमेट्स। कितने मेल गैमेट्स? 2 मेल गैमेट्स। ये दोनों मेल गैमेट्स इस पॉलन ट्यूब के जरिए कहां तक पहुंच जाएंगे? फीमेल गैमेट के पास। कहां है फीमेल गैमेट? ओव्यूल के अंदर। तो इधर कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से पॉलन ग्रेन आया, चुपचाप आके स्टिग्मा पे बैठ गया। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि कोई प्लांट ऐसा है भाई, कैसा प्लांट है? मोनोशियस। मोनोशियस प्लांट से मतलब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे मौजूद है।
ये रहा मेल फ्लावर और ये रहा फीमेल फ्लावर। तब भी कोई खास दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों फ्लावर है तो एक ही प्लांट पे। यहाँ के पॉलिन ग्रेन्स यहाँ इजीली आके शेड हो सकते हैं। दिक्कत कहां आएगी? दिक्कत कहां आएगी? दिक्कत आएगी जब प्लांट कैसा है, डायोशियस। जैसे कि मैंने पपाया का एग्जांपल ले लूं या कुकुरबिट्स का, पपाया का एग्जांपल सॉरी। तो पपाया में क्या है, एक प्लांट होता है पूरी तरह से मेल प्लांट, यानी उस पे कैसे फ्लावर आएंगे, मेल फ्लावर, दूसरे फ्लावर आएंगे। दूसरा प्लांट कैसा होता है, फीमेल प्लांट, मतलब उस पे क्या आएंगे पूरी तरह से फीमेल फ्लावर। अब ये अलग है प्लांट, एक जगह दूसरी जगह दूसरा प्लांट है। अब यहाँ के पॉलन ग्रेन्स को दूर जाके यहाँ पहुंचना है, तब इसके लिए क्या जरूरत है, तब इसके लिए किसी एजेंसी की जरूरत है। एजेंसी क्या हो सकती है, कोई इंसेक्ट हो, विंड हो, हवा, इन सब की जरूरत पड़ेगी, कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स की, जो कि पॉलन ग्रेन्स को यहां तक पहुंचा सके। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, ये प्रोसेस कहलाएगी पॉलिनेशन। तो गैमेट का ट्रांसफर इस तरह से हुआ है। रही बात जैसे एनिमल्स की, काफी सारे एनिमल्स हैं, तो वो एनिमल्स कैसे ट्रांसफर करते हैं अपने गैमेट्स को। तो कुछ एनिमल्स तो ऐसे हैं भैया, जैसे कि मान लो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, बहुत से एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जैसे कि बोनी फिश हो गई। बोनी फिश का मतलब जिनका स्केलेटन बोन्स का बना हुआ है, बोनी से मतलब वो बोनी है जिनका स्केलेटन बोन्स का बना हुआ है। या जैसे एम्फीबियंस हो गए, या मोस्ट ऑफ द एल्गी हो गए। इनमें क्या होता है भैया, ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स में ये क्या करते हैं, ये मेल और फीमेल दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म अपने गैमेट्स को वाटर में छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, वाटर में रिलीज कर देते हैं। तो अब वाटर है तो तैरते तैरते एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, मेल गैमेट फीमेल गैमेट्स के कांटेक्ट में आ जाएंगे। एक तरीका तो ये एक्वेटिक एनिमल्स के लिए इस तरह का तरीका काम करता है। सारे एक्वेटिक के लिए नहीं, बता रहा हूं तुम्हें। और कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल कांटेक्ट एस्टेब्लिश करते हैं। सेक्सुअल कांटेक्ट जिसको हम बोलते हैं कॉपुलेशन। मेल पार्टनर फीमेल के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करेगा और मेल गैमेट्स को फीमेल की बॉडी में डिपॉजिट कर देगा। एक ट्रांसफर ये भी होता है गैमेट्स का। अब इसी बेसिस पे फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस आ जाता है। वो कैसे, जैसे मान लो ये कंडीशन है इस तरह की कि मेल पार्टनर ने अपने गैमेट्स और फीमेल पार्टनर ने अपने गैमेट्स वाटर में छोड़ दिए, तो गैमेट्स आपस में फ्यूज कहां होंगे, वाटर में तो फ्यूज होंगे। मेल की बॉडी से गैमेट बाहर निकल गए, फीमेल की बॉडी से गैमेट बाहर आ गए। तो फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है, किसी की बॉडी के अंदर तो नहीं हो रहा, वाटर में हो रहा। तो इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन होगा वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाएगा ये, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और एक कंडीशन जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में होती है वो हमें याद रखनी है। हमें याद क्या रखनी है, समझना चाहिए हम लोगों को, याद क्या करना, समझना ये है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में देयर इज ग्रेट सिंक्रोनाई बिटवीन सेक्सेस। अपोजिट सेक्सेस के बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन है, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब किन्हीं दो इवेंट्स का एक साथ होना, सिंक्रोनाइजेशन। जैसे आप कहीं कहीं पढ़ते होंगे, तो सारे लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से जुड़े हैं, तो सिंक करना कहीं लिखा होता, सिंक होना। सिंक होने का मतलब है कि दो चीजों को एक साथ कर देना,
वो सिंक होता है। तो इस केस में भी सिंक्रोनी होनी चाहिए सेक्सेस के बीच में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो, सिंक्रोनी बिटवीन सेक्सेस का मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात चल, मतलब कि मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर, मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर, ये दोनों एक साथ मैच्योर हो, मतलब रिप्रोडक्टिव स्टेज में साथ साथ पहुंचे, और साथ ही साथ इनमें गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो, इनके गैमेट्स भी क्या बने, एक ही समय पर बने, ज्यादा डिफरेंस ना हो। ऐसा ना हो कि इसमें आज की तारीख में गैमेट्स बन रहे हैं और फीमेल पार्टनर में बन रहे हैं 10 दिन बाद गैमेट्स। तो मेल पार्टनर ने तो पानी में रिलीज कर दिया आज की डेट में गैमेट्स, और फीमेल पार्टनर 10 दिन बाद गैमेट्स को रिलीज कर रहा है पानी में, तो 10 दिन में तो वो मेल गैमेट्स मर जाएंगे। सिंक्रोनी का मतलब है कि एक साथ रिलीज करना, कुछ मिनट्स का डिले हो जाए वो बात अलग है। जब एक साथ गैमेट्स को रिलीज करो तो वो गैमेट्स की एज ज्यादा नहीं होती है, कुछ आवर्स, कुछ घंटे जिंदा रहते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में ही देख लो तो स्पर्म की एज कितनी है, 24 to 48 आवर्स। तो इसीलिए गैमेट्स को क्या करना है, साथ साथ रिलीज कीजिए। वाटर में जब साथ साथ आएंगे तब उनका फ्यूज होने का चांस कैसा है, ज्यादा है। तो सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म। गैमेट्स जो है ना लार्ज नंबर में बनते हैं इन केसेस में जहां एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अब इस चीज को समझो ना, पानी है भाई, वाटर, कोई गैमेट कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है। मान लो एक मेल गैमेट निकाला किसी मेल पार्टनर ने और फीमेल पार्टनर ने एक फीमेल गैमेट निकाला, क्या चांस है कि वाटर में तैरते तैरते वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए, बहुत कम चांसेस। लेकिन अगर लार्ज नंबर में गैमेट्स आएंगे, मेल गैमेट्स भी हजारों लाखों की संख्या में है, फीमेल गैमेट्स भी हजारों लाखों की संख्या में है, तब आपस में फ्यूज होने का चांस क्या रहेगा, अच्छा खासा चांस रहेगा, फर्टिलाइजेशन होने का चांस बन जाएगा। कम नंबर में रिलीज करोगे तो फर्टिलाइज होने का चांस नेग्लिजिबल, तो मतलब ही क्या रहेगा, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसीलिए लार्ज नंबर में गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। दूसरी चीज भाई, वाटर है, फर्टिलाइजेशन वाटर में हो रहा है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर नहीं हो रहा। अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा होता तो जाइगोट सेफ रहता ना। ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मान लो फीमेल बॉडी में हो रहा होता फर्टिलाइजेशन, मेल अपने गैमेट्स को फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर देगा तो फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता। जाइगोट कहां बनता, फीमेल पार्टनर की बॉडी में, और वो जाइगोट सुरक्षित है। लेकिन यहां तो नहीं है ना, वाटर में हो रहा है फर्टिलाइजेशन, और वाटर में तो कई तरह के प्रेडेटर्स हैं। कोई भी फर्टिलाइजेशन के बाद बने जाइगोट को खा सकता है, मछली खा सकती है। तो अगर कम नंबर में गैमेट्स बने होते तो पता लगा 2 या 4 जाइगोट ही बन पाए और उनको भी कोई प्रेडेटर खा गया, तो फिर ऑफस्प्रिंग्स तो बने ही, सब मर गए। तो सर्वाइवल के लिए ये जरूरी है कि लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस हो, जिससे कि लार्ज नंबर ऑफ जाइगोट्स बन सके। लार्ज नंबर ऑफ जाइगोट्स, लार्ज नंबर ऑफ जाइगोट्स बनेंगे तो काफी सारे तो प्रेडेटर खा जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे होंगे जो बच जाएंगे। जो बच जाएंगे वो डेवलप करेंगे, ग्रो करेंगे और नया इंडिविजुअल बन जाएगा। तो ये चीज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए 2 कंडीशंस होनी चाहिए, एक तो सिंक्रोनी होनी चाहिए सेक्सेस के बीच में, और दूसरा गैमेट्स लार्ज नंबर में प्रोड्यूस और रिलीज होनी चाहिए। एक चीज होती है पार्थिनोजेनेसिस, जो कि पाई जाएगी हनी बी में, हनी बी हो गया, लिजर्ड्स होती हैं कुछ लिजर्ड्स में भी पार्थिनोजेनेसिस पाई जाती है। इसके अलावा
रोटिफर्स एक तरह के एनिमल्स होते हैं, उनमें भी ये प्रोसेस पाई जाती है। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं। पार्थिनोज, देखो हर वर्ड का मतलब होता है ना। पार्थिनोज का मतलब अनमैरिड, या क्या बोलते हैं उसको, मेडन या अनमैरिड। और जेनेसिस का मतलब टू गिव बर्थ। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म अनमैरिड भी है और फिर भी बच्चे को जन्म दे रहा है। समझ रहे हो ना? अनमैरिड का मतलब है कि उसने किसी भी तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। मैरिड कोई कब होगा? मैरिड का मतलब क्या है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट ले रहा है तो वो मैरिड है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वो अनमैरिड है। अनमैरिड है और फिर भी बर्थ मतलब बच्चे को जन्म दे रहा है, तो वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल होता है इन ऑर्गेनिज्म में जिसमें कि फीमेल गैमेट ये क्या है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्या बना ले, ये जाइगोट, और जाइगोट से क्या बनाए, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से नए ऑर्गेनिज्म को बनाना। तो ये प्रोसेस कहलाती है पार्थिनोजेनेसिस। डिटेल इसकी आगे पढ़ेगी, अभी आप बस इंट्रोडक्शन लो इसका। तो फीमेल गैमेट होता ही है, एग होता है। एग विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो को बना ले, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? वो प्रोसेस कहलाती है पार्थिनोजेनेसिस। तो आई थिंक मोस्टली टॉपिक्स जो इस चैप्टर से रिलेटेड है वो हम लोग कवर कर चुके हैं। बाकी अगर कुछ रहता है तो वो ऐसा है जिसको कि हम नेक्स्ट चैप्टर्स में कवर करेंगे, जैसे एम्ब्रियो फॉर्मेशन वगैरह हो गया, फ्रूट फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। इनको हम सेकंड चैप्टर जब आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उनमें हम इन चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो till now we have completed our first chapter of biology of class 12. So we will meet again tomorrow with a new chapter named sexual reproduction in flowering plants. Thank you.